1, 2, 3, come on. கீரல்கள் துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் வாருங்கள் பாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள் இது உங்கள் காலம் இனிமேல் உலகம் பார்க்க போகுது மனிதியின் வீரங்கள் जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भूगोल अध्याय 4। पाठ का नाम है वायु। पाठ का क्या नाम है? वायु। देखिए हमारी किताब है हमारा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 वायु। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर होती है। हम लोग जानते हैं जो हमारा वायुमंडल है, हाँ, पृथ्वी का एक वायुमंडल है और उस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन संभव हुआ है। तो हाँ, चलिए देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। परीक्षा में देखिए पूछ सकता है वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, उसे वायुमंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। अभी हम बताएं कि बिना वायुमंडल का कोई भी जीव इस धरती पे जीवित नहीं रह सकता। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणें हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यानी सूर्य के किरण में बहुत से हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जिसको वायुमंडल हमारा रोक लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता है और हम लोग जीवित रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमको हो जाते हैं और हम नहीं रह पाते इस पृथ्वी पे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। इसलिए यह वायुमंडल हमको देखिए वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पहला है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। 100% में से 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस। उसके बाद आर्गन गैस पाई जाती है तीसरे नंबर पे। यानी जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन गैस पाई जाती है 0.93% और अन्य बहुत सारी छोटी छोटी गैसें हैं
साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। मतलब सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसको पृथ्वी पर रोक लेती है और वापस नहीं जाने देती है। इसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वी पर एक सामान्य ताप बना रहता है। जैसे देखिए, शुरू में जो पृथ्वी सुबह सुबह हम देखते हैं मौसम ठंडा रहता है, लेकिन सूर्य जब निकलता है तो धीरे धीरे उसका तापमान पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी को एकदम गर्म हो जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, एकदम लाल हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता है। जो ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये सूर्य द्वारा आने वाली ऊष्मा को धीरे धीरे पृथ्वी पर आने देती है। और देखेंगे 2-3 बजे शाम तक पृथ्वी गर्म होती है, धीरे धीरे आने देता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, धूप तो लगती नहीं, तो पृथ्वी को एकदम ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सूर्य की ऊष्मा को धीरे धीरे छोड़ती है, इसलिए पृथ्वी अचानक ठंडी नहीं होती है और हम लोग बर्फ की तरह नहीं जम जाते हैं। नहीं तो दिन में सूर्य जैसे ही निकलता तापमान एकदम बढ़ जाता और रात में जैसे ही सूर्य अस्त होता एकदम तापमान ठंडा हो जाता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन आजकल है क्या, देखिए कारखानों से धुआं निकलता है, वाहनों से धुआं निकलता है, मनुष्य सांस लेता है उससे छोड़ता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसकी भी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का तापमान बढ़ेगा तब क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो ऊपर से आएगा उसको ये ज़्यादा रोकेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो ऊष्मा ज़्यादा रोकेगी। अब ज़्यादा रुकेगी तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल का संगठन। जो वायुमंडल अभी हम लोग पढ़े, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो उसको हम बता दिए थे कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो वायु है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। अभी हम पीछे बताए थे 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। के साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र में हम आप लोगों को दिखाए थे, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन गैस 0.93% और अन्य बहुत सारी जो गैसें पाई जाती हैं उनका परसेंटेज 0.40 है। आगे देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है।
21% है, अभी हम लोग देखे थे 21%। वायु तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काट दे तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। है क्या? देखिए, मनुष्य जो है और जीव जंतु जो हैं सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वहीं पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं, यानी जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, भोजन बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वहीं ऑक्सीजन मनुष्य लेता है, जिसके कारण मनुष्य जीवित रहता है। आगे देखते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं, हम बताए थे। लेकिन है क्या कि धीरे धीरे इस समय हम देखेंगे पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है और मनुष्यों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समस्या उत्पन्न होगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी? यही समस्या उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड दिन पर दिन पेड़ पौधों की कमी के कारण और साथ ही साथ कल कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुओं के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो पृथ्वी पर, देखिए, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, बारिश नहीं होगा, ठंडी बहुत कम पड़ेगी, तमाम समस्याएं आती रहती हैं। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की, देखिए, वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। ये 6 क्षोभ मंडल, देखिए 5 मंडल का नाम आप लोग ध्यान से याद रखिए, क्रमबद्ध है। क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वाह्य मंडल, पांचवा वायुमंडल, चौथा पांचवा एवं बहिर्मंडल, दोनों एक ही है, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। चलिए आगे देखते हैं, एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, नीचे पृथ्वी का सतह है। अब देखिए सबसे नीचे 10 किलोमीटर तक ये कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की खास विशेषता है कि जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए तो हम फिर से बताएं। पहला मंडल है क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी की सतह है। फिर उसके आगे समताप मंडल, ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा है। फिर यहाँ आएंगे तो वाह्य वायुमंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। 5 मंडल हो गए। अब चलिए एक एक को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। यह परत वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा जो हम लोग देखते हैं, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होते हैं। अगला है समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है।
यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अभी हम बताए थे शुरू में कि जो पृथ्वी है, इसका ये जो वायुमंडल है, सूर्य है मान लीजिए ये, तो यहाँ से जो सूर्य की किरण आती है तो ये दूसरे मंडल जो समताप मंडल में है उसी में एक परत है ओजोन परत, वो उसकी पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और छान करके पृथ्वी के अंदर आने देती है, जिसके कारण वहाँ पे हमको सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। अब समस्या यह है कि पराबैंगनी किरणों से क्या नुकसान होता है, तो उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पहले लोगों को कैंसर नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत कैंसर हो रहा है। तो कैंसर इसीलिए हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो उस ओजोन परत में क्या हो गया है, जो ओजोन परत है पृथ्वी के चारों ओर, उसमें छेद हो गया है, तो जिसके कारण सूर्य से कुछ पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के अंदर आ जा रही है और लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रही हैं। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। पहले ही हम चित्र दिखा चुके हैं। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। देखते हैं अंतरिक्ष में हमको एक जलता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, यही उल्का पिंड होते हैं। जब ये हमारा जो मध्य मंडल है उसमें आते हैं तो हमारे वायुमंडल से टकरा कर वो जल जाते हैं और वहीं जलता हुआ स्वरूप हमको उनका दिखाई देता है। आगे चलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। देखिए जो हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल टावर का सिग्नल होता है, ये तरंग निकलता है और इसी परत में जा कर के वहाँ से फिर वापस होकर के हमारे पास आता है और हम सब लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। आगे चलिए देखते हैं बहिर्मंडल। पांचवा और अंतिम मंडल है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। देखिए एक बार हम फिर से आपको जो हमारे वायुमंडल की संरचना है उसको दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, यहाँ पे दूसरा मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। तो इस समय हम लोग ये जो देख रहे बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम और हाइड्रोजन, ये ऐसी दो गैसें हैं जो सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत हैं। देखिए जो सूर्य है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इसमें ये कहाँ से आता है इतना ऊर्जा, इतना आँच कहाँ से निकलता है, इतना तापमान कहाँ से है इसका। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपस में मिलते हैं, जिसके कारण अपार ऊर्जा सूर्य में उत्पन्न होती है और वो दहकता रहता है। सूर्य भी स्वयं एक आग का गोला है। आगे देखते हैं हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम और जलवायु क्या होते हैं। देखिए आज वर्षा होगी कि आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी, ये सारी बातें हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं। जब मैच आना होता है तो सोचते हैं अरे यार आज बारिश न हो जाए, नहीं तो कुल मैच हमने का बेकार हो जाए। तो सब सारी चीज़ों को अनुभव करना चाहिए। देखिए मौसम जो होता है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है और अच्छा और सदाबहार मौसम जो होता है आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। स्थिति होती है आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, हम लोग जानते ही हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी भी स्थान का मौसम औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? क्या आप जानते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी
सूर्य की ऊर्जा के केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है, बाकी सब इधर उधर टिक जाता है। समझ जाइए कि सूर्य में कितनी ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखते हैं तापमान किसे कहते हैं। तो आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वही वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। हम लोग देखिए सोचते हैं कि दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडा हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ ऋतुओं के कारण भी तापमान में परिवर्तन होता है। गर्मी में हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है, वहीं शीत ऋतु में दिन में भी ठंडा रहता है और रात में भी ठंडा रहता है। आगे हम लोग देखते हैं आतपन एक महत्वपूर्ण कारण है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। आतपन एक महत्वपूर्ण कारण है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। देखिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी कैसे रोकती है, हम बताए थे ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर रुक जाती है और जो रात है वो एकदम ठंडा नहीं हो पाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तब से सुबह फिर सूर्य निकल आता है। इस प्रकार पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना रहता है। एक बात और ध्यान रखिए, जो आतपन है यानी सूर्यातप जो है, सूर्यातप जो भूमध्य रेखा, अभी हम बताएंगे भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी को बीचे बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ से जब इधर जाएंगे किनारे और इधर जब किनारे जाएंगे तो तापमान घटता जाता है। यही कारण होता है, हम लोग देखते हैं ध्रुवों पर बर्फ जमा होता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि ध्रुवों की तरफ जब विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। अब देखिए, यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। हम लोग जानते हैं कि गांव में तापमान कम, दोपहर में गर्मी कम लगती है और शहरों में ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शहर हैं वहाँ बहुत सारे मकान बने होते हैं और वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, धुआं भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्यातप को रोक लेती है और वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। पौधे नहीं हैं वहाँ पे। देखिए, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आगे देखते हैं कि आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं जिसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। देखिए एंडर्स सेल्सियस ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सेल्सियस पैमाना रख दिया गया है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 अंश सेल्सियस पर जमता है, यानी जब जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान, तो वो बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगर जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो खौलने लगेगा। जब हम आग लगाते हैं तो पानी का तापमान जब 100 डिग्री हो जाएगा तो गर्म जलने लगता है और वहीं जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो बर्फ बन जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव हम नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। देखिए, जो मनुष्य है ये मान लीजिए एक आदमी है, तो वायुमंडल जो है, वायु दाब हमारे शरीर पर इधर से भी चारों तरफ से वायु क्या करती है? दबाव लगाती है। लेकिन हमारा शरीर आदी हो चुका है, हमारा शरीर भी इस पर बाहर से अंदर से दबाव लगाता है।
दबाव लगाता है, जिसके कारण दोनों में संतुलन बना रहता है, बाहर से भी दबाव और अंदर से भी दबाव, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित रहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, यानी जब पृथ्वी के हम नीचे जाएंगे, पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता जाता है और ऊपर जाएंगे तो दाब घटता जाता है। यही हम लोग देखते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर कहाँ चली जाती है? अभी हम बताएं कि वायु गर्म होती है तो ऊपर चली जाती है और उसका स्थान लेने के लिए बगल से ठंडी वायु चली आती है। इसी कारण हमेशा वायु चलती रहती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। देखिए जहाँ हवा गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, तो वहाँ निम्न दाब यानी दाब कम होता है, यानी जहाँ हवा गर्म रहेगी आप रहेंगे तो उस वहाँ पे बाहर का जो वायु दाब है वो कम लगता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। देखिए कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब देखिए, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। मान लीजिए यहाँ की हवा गर्म है और यहाँ की हवा ठंडी है, तो हवा किधर से किधर चलेगी? ये ठंडी, जब हवा गर्म है तो ये ऊपर चली जाएगी और इसका स्थान लेने के लिए यहाँ चली जाएगी ठंडी हवा। तो ये जो क्षेत्र होगा वो हमेशा निम्न दाब क्षेत्र होगा और ये उच्च दाब क्षेत्र होगा। और हवा सदैव निम्न दाब क्षेत्र की ओर, देखिए इधर से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। अब देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अब पवन कहते हैं, जहाँ हवा ठंडी होगी उधर से जहाँ हवा गर्म होगी उसके स्थान पर चली जाएगी, तो उसी को देखिए उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। हम लोग तो देखे ही हैं, आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। मारेगा हवा, एकदम छाता टूट फूट जाता है। आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन पवन है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। देखिए जिस क्षेत्र से हवा आती है उसी क्षेत्र के नाम के आधार पर उसका नाम हो जाता है। जैसे पूरब से अगर हवा आएगी तो हम क्या कहते हैं? पूर्वा हवा चलत हो। पश्चिम से अगर हवा आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? पछुआ हवा चलत हो। तो उसी के आधार पे निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए देखिए, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, पवन 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम बताए थे। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन जो किसी एक स्थान पे चलती हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार पश्चिम दिशा में चलती रहती हैं। मतलब देखिए किसी एक जगह पे लगातार जो हवा चलती रहेगी उसे अस्थाई पवन कहते हैं। वहाँ सदैव वहीं हवा चलेगी। तो देखिए व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें, यानी मौसम के हिसाब से
जो पवन है वो बदलती रहती है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। वहीं समय के अनुसार ये पवनें मौसम के अनुसार बदल जाती है। देखेंगे गर्मी में, बरसात में और ठंडी में हवाएं बदल जाती हैं, तो उन्हें मौसमी पवन कहते हैं, जो मौसम के अनुसार बदलती है। तीसरा है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। हमारे भारत के उत्तरी भारत में जो गर्मी में हवा चलता है, इस समय जो हवा चलेगा उसको लू कहते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, बहुत तेज चलती है, इसलिए इसको स्थानीय पवन, स्थान विशेष पर चलती है, सब जगह नहीं चलती है। इस महाचक्रवात ने, थोड़ा सा हम लोग देखिए चक्रवात के बारे में समझते हैं। चक्रवात होता क्या है? देखिए, ये हवा गर्मी लगा, देखेंगे चक्रवात, जिसको हम लोग बवंडर सामान्य भाषा में कहते हैं, गर्मी के दिनों में बहुत आता है। तो क्यों आता है? देखिए, ये हवा है, ठीक, गर्मी लगी, इसमें का सारा नमी सूख गया और ये हल्की हो गई। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है। अब ये हवा इतना दूर का क्या हुई? गर्म हो गई। जब गर्म हो गई तो ऊपर भाग गई। जब ऊपर भाग जाएगी तो इसका जगह लेने के लिए इधर से भी और इधर से भी वायु आएगी, और ये सब वायु आपस में इतना तेज आएंगी, घूम जाती हैं ऐसे, तो यहीं आगे ऐसे बढ़ना लगता है, तो हम लोग कहते हैं बवंडर आ गया। देखेंगे अब एक बाल्टी में लोटा डाल के जब खींच के ऊपर निकालते हैं, झटके से लोटा डालेंगे और निकालेंगे तो चारों तरफ से पानी जो लोटा निकलता है उसको उस जगह को लेने के लिए आता है और वो घूमने लगता है। तो उसी तरह वायु भी घूमने लगती है, जिसको हम लोग चक्रवात या बवंडर कहते हैं। अगर छोटा बवंडर है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है। बड़ा बवंडर उड़ीसा के तट पे आ जाता है, जो बहुत ही तबाही करता है। बारिश भी होने लगती है, पेड़ पौधों को गिरा देता है, तमाम समस्याएं आती हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में भी किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिए होता क्या है, जब हवा चलती है किसी नदी, समुद्र या तालाब के किनारे से होकर के जाती है, तो उसमें जो नमी होती है, धूप लगता है तो भाप बन के उड़ता है, तो हवा उस भाप को अपने अंदर समेट लेता है। तो वही बात है, जब पृथ्वी विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जल पृथ्वी के किसी भी जलाशय से वाष्पित होता है तो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जब वायु गर्म होगा तो सूख जाएगा, तो कहीं भी पानी पाएगा तो उसको अपने में भर लेता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर के पास पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। देखेंगे बरसात के समय पसीना हमको बहुत होता है, क्योंकि हवा क्या होती है? नमी लिए होती है, आर्द्र होती है, उसमें पानी होता है, इस कारण हमारा पसीना सूखता नहीं है। गर्मी के दिन में देखेंगे अप्रैल मई में पसीना कितना हो सूख जाता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होकर शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। देखिए जो भाप हवा लेकर के ऊपर जाती है, तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है। जब तापमान कम हो जाएगा तो वहीं जो जलवाष्प है वो पानी का रूप धारण कर लेता है, बादल बन जाता है। थोड़ा और ऊपर जाता है तो वही बादल संघनित होकर के बारिश कराने लगते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आगे देखते हैं। आकाश में उड़ने वाले हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जब कोई रॉकेट जाता है
तो देखेंगे उसके पीछे बादल की तरह दिखाई देता है। तो उसका कारण यही होता है। प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो उसको रोक लिया करिए वीडियो वहीं पे, और उसको फिर से सुना करिए, पीछे कर लीजिए। 2 बार 3 बार अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण पैदा कर देता है। अब हम लोग जानते ही हैं, जब जंगल ज़्यादा कट जाएगा तो बारिश होगी तो पानी रुकेगा नहीं, सारा पानी बह जाएगा और बह करके नदियों के माध्यम से मैदानी इलाकों में, देखिए जब बारिश होती है तो ये पहाड़ी इलाका है मान लीजिए, तो यहाँ से जो जल है वो हर हर आएगा, और जहाँ मैदान है, समतल खेत है, जब यहाँ आएगा तो वो फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो बाढ़ ला देता है। कि वर्षा कई प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यहाँ हम लोग इसको देखेंगे। पहला है चक्रवाती वर्षा। देखिए गर्म वायु ऊपर जाती है, उसका जगह लेने के लिए ठंडी वायु जाती है। जब ठंडी वायु जाती है तो गर्म वायु ऊपर ले जा कर के नमी को सोखे हुए है, तो यहाँ बादल बन जाता है और हर बारिश होने लगती है। इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अगला है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा होता क्या है, नमी धारण करके जब वायु बहते हुए ऐसे जा रही है, ठंडी जो नमी यानी जो पानी सूखे हुए वायु है, ऐसे बहते हुए जा रही है। पहाड़ पड़ गया यहाँ, तो अब ये ऊपर जाएगी, तो जब ऊपर वायु जाएगी तो ऊपर तापमान ठंडा होता है। जब तापमान ठंडा होगा तो ये बादल बन जाएगा और वो बादल बरसने लगता है, तो इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला है संवहनीय वर्षा। गर्म वायु ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादल बन जाता है और बादल बनकर हर हर बारिश होता है, बहुत तेज बारिश होता है, इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। आगे देखते हैं हम, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी हमको चाहिए ही चाहिए और पानी का एक ही साधन है। देखिए पृथ्वी पर पानी बहुत है, अभी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जल के बारे में। जल तो बहुत है लेकिन पीने योग्य जल बहुत कम है। जो ज़मीन के अंदर जल है वही पीने योग्य है, तो ज़मीन के नीचे जल कैसे जाएगा? जब बारिश होगी तो वही पानी सूख करके अंदर जाता है ना। यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। इस तरह हम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़ाई करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में पूछिए उसको। अगर दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को रोक करके आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।